हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आ गया हूँ आप लोगों के विज्ञान के। ठीक है, ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएंगे, तो मेरा वादा आप लोगों से हमेशा रहता है कि जो मैं प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा 100% आएगा, बस उसकी रिवीजन करके चलो। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे किताब का मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ, पूरे किताब के लघुत्तरीय, पूरे किताब के दीर्घोत्तरीय। सभी बच्चे कह रहे थे कि सर बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, क्यों ना दूंगा। अगर 95% लाना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 95 नंबर लाना पड़ेगा। 95 नंबर मतलब कि बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी तैयार होने चाहिए। तो इस बेस पे मैं तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को पूरे, कि इस वीडियो में पूरा आपको मिलेगा बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर चाहते हो कि इस बार 95% आपका भी आए, तो मात्र एक ही चैनल आपको दिला सकता है, वो सम्राट अकेडमी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, और मुझसे पहले ही आप लोगों को आंसर बताते चलना है। जैसे पहला प्रश्न है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 कि 0? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा कितना आपने ऑब्जेक्टिव में सही किया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। दूसरा है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय कि क्षारीय कि उदासीन कि उभयधर्मी? बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो किस प्रकृति का होता है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहले आप लोग कमेंट करके बता लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो दूसरे का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलो तीसरा प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? अगर बेकिंग पाउडर है, अगर बेकिंग पाउडर को अगर आप गर्म करते हो तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, बताइए। CO कि CO2 कि यहाँ पे O2 कि Na2CO3? बताइए, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग पाउडर को अगर गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे CO2 निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है? ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा है तो उसका pH मान कितना होगा, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6.3, 7.2, 5.2 कि 8.2? बताओ क्या होगा राइट आंसर। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी 5.2। लगभग कितना होता है? 5.2। कहीं कहीं किताब में 5.5 भी दिया रहता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन एग्जैक्ट आपका 5.2 ही है, लगभग 5.5 कह देते हैं लोग। ठीक है, इतना में तो क्लियर हो गया ना, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि कह रहा है कि जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे होते हैं उस पे जिंक का लेप नहीं किया जाता है, बल्कि उसके जगह टीन का लेप किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है कि ऑप्शन बी, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कि ऑप्शन डी, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बताइए, खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगर जिंक का लेप लगा देंगे तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तुरंत अभिक्रिया करके उसको क्षरण करने लगेगा। इसलिए टीन का प्रयोग करते हैं कि टीन कम अभिक्रियाशील होता है, वो बहुत दिन तक चलेगा। इसलिए टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला यह है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 कि PbNO3 होल ट्वाइस कि PbNO2 होल ट्वाइस कि PbO? बताइए, लेड नाइट्रेट पूछता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा राइट आंसर इसका? तो लेड नाइट्रेट का हो जाएगा ऑप्शन बी, PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस। आगे देख लो, अगला प्रश्न क्या है। प्रोपेनॉल है, पूछ रहा है कि प्रोपेनॉल इसमें से कौन है? C3H5OH कि C2H5OH कि C3H6OH कि C3H7OH? बताओ, प्रोपेनॉल है।
प्रोपेनॉल क्या है इनमें से? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए प्रोपेनॉल जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, C3H7OH होगा। क्या होगा? C3H7OH होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अगला देखिए क्या है, अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। देखिए वो प्रोपेनॉल था, ये प्रोपेन है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, C3H8 कि C4H10 कि C2H6? बताइए प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? देखिए प्रोपेन का जो होता है वो होता है C3H8। क्या होता है? C3H8 होता है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व है। कह रहा है कि विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व कौन है? बताइए LiBe लिथियम बेरियम की LiMg लिथियम मैग्नीशियम की लिथियम सोडियम की बेरियम सिलिकॉन? बताइए विकर्ण संबंध रखने वाला जो तत्व है कौन है, इसमें से आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा बी, लिथियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, ये विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नियान है, नियान क्या है? क्षार धातु, अक्रिय गैस की उप धातु की संक्रमण तत्व? बताइए नियान क्या है इनमें से? तो देखिए नियान जो है वो अक्रिय गैस होती है। नियान गैस होता है ना, तो गैस ही तो होगा, तो ये अक्रिय गैस होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? यूरेनियम है। इसमें पूछ रहा है कि यूरेनियम है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। यूरेनियम है क्षार धातु, अक्रिय गैस कि अधातु की रेडियो एक्टिव। तो देखिए यूरेनियम जो होता है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। यूरेनियम जो होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन टी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लो, पूरा दिख रहा है आपको अच्छे से? अगला देखिए क्या है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, कोशिकीय प्रक्रम में अगर ऊर्जा मुद्रा की बात करें, एनर्जी ऑफ मनी, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, ग्लूकोज को कि पायरुवेट को? तो देखिए ऊर्जा मुद्रा है तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं, और ऊर्जा गृह रहता है, ऊर्जा का घर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, इसको याद रखना। ऊर्जा मुद्रा पूछा है तो क्या हो जाएगा? एटीपी। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का जो स्राव होता है कहाँ होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में? बताइए पीत रस का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? देखिए मेरे प्यारों, जो पीत रस का जो स्राव होता है वो यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में होता है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, केवल जल में घुलनशील होता है। ठीक है, केवल जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए कि विटामिन डी कि विटामिन के कि विटामिन सी? तो देखो केवल पूछा है, केवल जल में कौन घुलता है इसमें से, चारों ऑप्शन में से? तो विटामिन सी, जो विटामिन सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहां से, अगला प्रश्न यह है एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है कि पैराक्सीसोम्स में होता है कि लाइसोसोम्स में होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारों, जो अगर आगे हम बढ़े अगला प्रश्न की ओर डिस्कस करें। अगला प्रश्न यह है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल, क्या बोला है? केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं कौन? जीवाणु कि क्लोरोप्लास्ट कि विषाणु की प्रायांश? बताइए केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं कौन? जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट की विषाणु की प्रायांश? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, कौन बने होते हैं? सिर्फ विषाणु। किससे? तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं विषाणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में कि जड़ों में कि रंध्रों में कि वात रंध्रों में कि उपयुक्त सभी में? बताइए क्या होगा राइट आंसर? द्वार कोशिका पूछा हमसे कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे? तो मेरे प्यारों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों में। कहाँ पाई जाती हैं? तो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न यह है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद,
कि हमारे दांत तथा हाथी के दांत की आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी के उपयुक्त सभी। बताओ क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, पूछ रहा है कि समझात अंगों का उदाहरण। देखिए समझात अंगों का उदाहरण ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जितने दिख रहे हैं सभी समझात अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को याद रखना, आप लोग इस सारे एग्जाम्स में बनेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो क्या होता है, एक्स वाई कि एक्स एक्स कि सिर्फ वाई कि सिर्फ एक्स। बताओ क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का 19वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई। क्या होता है, एक्स वाई। जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो। अगला प्रश्न यह है कि बोला है कि विकासीय दृष्टिकोण से, अगर विकासशील दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थियों से कि चिंपैंजी से कि मकड़ी से कि जीवाणु से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, चिंपैंजी से। किनसे, चिंपैंजी से पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यह है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f, जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बताइए कि r बराबर आपको 32 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है f, तो f बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो f बराबर होता है r बटे के 2। तो r आपका है 16 और 16 में जब 2 का भाग दोगे, अरे 32, f आपका 32 है ना, अरे r आपका 32 है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, r आपका 32 है और 32 में जब 2 का भाग देंगे तो 16 आपका f का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। तो वक्रता त्रिज्या आपका 32, तो फोकस दूरी इसकी आधी मतलब कि 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बस उल्टा पूछ दिया। ठीक है, इस बार वक्रता त्रिज्या पूछ दिया, उस बार फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f। तो 2 गुणे f का वैल्यू कितना है जी, 10। तो 10 दूनी के 20 दिख रहा है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। तो इतना सिंपल सिंपल, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर से, चाहे वो आपसे आर पूछ ले और चाहे वो आपसे एफ पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। मतलब कौन सा सूत्र बनेगा, r बराबर f/2 कि r बराबर 2f कि r बराबर f कि r बराबर 4f। तो अभी देखें r बराबर 2f, यही फॉर्मूला ही होता है, r बराबर 2f। या तो यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा r बटे 2। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो ऑप्शन में, तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं, यही दिया, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, या तो जब भी कोई पूछे आपसे कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है, तो r बराबर 2f बनाया जाता है, और इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लो। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यह है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश की 90 अंश। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोग गलत देते हैं, सोचते हैं कि लंबवत आपतित हो रहा है इसका मतलब कि 90 अंश होगा, कभी जिंदगी में नहीं। देखिए ये आपका मान लीजिए कि पृष्ठ है आप लोगों का, परावर्तक पृष्ठ, और यहाँ पे कोई प्रकाश किरण लंबवत आ रही है, तो एक प्रकाश की किरण जो आ रही है तो ये सब बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण इसी पे है और अभिलंब भी इसी पे है, और सीधे आएगी तो सीधे टकरा के चली जाएगी वापस। ठीक है, तो अभिलंब भी इसी पे, आपतित किरण इसी पे, परावर्तित किरण इसी पे, तो कोण कितना बना, कोण ही नहीं बना, बिल्कुल 0 अंश का कोण बना। तो ये होगा राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लोग गलत करते हैं, ये नहीं कि 90 अंश आप मार दो कि लंबवत है तो 90 अंश, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लो, एक दो बार थोड़ा पढ़ के जाना अच्छे से इसको, नहीं तो गलत कर दोगे एग्जाम में, जल्दीबाजी में पढ़ोगे कि लंबवत है बस मार दोगे 90 अंश। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देख लो अगला प्रश्न यह है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, बताइए। केवल समतल कि केवल अवतल कि केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल, क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बताना है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, वो होगा ऑप्शन डी। क्योंकि समतल दर्पण भी आप लोगों का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है,
और उत्तल दर्पण भी आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए कह रहा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -15 है और गोलीय लेंस की भी आपकी फोकस दूरी -15 है, तो बता रहा है कि कौन सा दर्पण होगा कौन सा लेंस होगा। बताओ दोनों अवतल होंगे कि दोनों उत्तल होंगे, दर्पण आपका अवतल तथा लेंस उत्तल होगा कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। बताओ क्या होगा राइट आंसर। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है दोनों अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है और आपके अवतल लेंस में भी फोकस दूरी माइनस में होती है, ये बात याद रखना, इसलिए दोनों अवतल होंगे, ठीक है। चलिए याद रख लीजिएगा, इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उसको आप लोग याद कर लेना। अगला यह है कि दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम मतलब कम होती है। प्रकाश की चाल कम किस में होगी, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो बताओ हीरा में कि जल में कि कांच में कि केरोसिन में। तो सभी लोग इसका आंसर बता दोगे कि भैया हीरे में ही तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी कम, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है तो प्रकाश की चाल इसमें सबसे कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो प्रकाश की चाल उसमें सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, तो आएगा भी, तो आप कर भी लोगे आप लोग, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, कि 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, कि 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस बात को आप लोग याद रखना, कभी जिंदगी में मत भूलना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, देख लो अगला प्रश्न क्या है, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए कि हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, कम होता है लाल रंग के लिए। बताना थोड़ी पड़ेगा, अब तो रट गए होगे आप लोग ना, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे 100%, और एक भी प्रश्न छोड़ के आओगे नहीं। चलो अगला देख लो, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको समझ लेना। कांच का अपवर्तनांक, अगर अपवर्तनांक पूछता है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो आप आंसर दोगे बैगनी रंग के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, पूछ रहा है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए कि नीले रंग के लिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग के लिए, याद रखना इस बात को। प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग के लिए होता है, ठीक है। भूलिएगा मत इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब बताओ, इतना नॉर्मल प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक बताओ, ओम होगा कि ओम प्रति मीटर होगा कि ओम मीटर होगा कि मीटर प्रति ओम होगा। बताओ क्या होगा राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सिंपल आप जवाब दोगे कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और क्या होता है ओम, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देखो, ये लास्ट प्रश्न है। अब हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, वोल्ट, वाट, एम्पियर कि वाट सेकेंड। देखिए विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, याद रखना, बहुत लोग भूल जाते हैं। विद्युत ऊर्जा को होता है वाट सेकेंड, इतना बात आप लोग अपने जहन में बैठा लेना, ठीक है। इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला प्रश्न देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी दहन अभिक्रिया ही पूछ लेता है। तो ऊष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देना है। देखो एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा गया, 2023 में 100% लिस्ट में जारी होगा ये प्रश्न, ठीक है। चलो जानते हैं, सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कोष्टक में दहन। क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है कि अभिकर्मक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकर्मक मिलेंगे और उत्पाद बनाएंगे। अगर उत्पाद के साथ अगर तुम्हारा ऊष्मा भी निकल रही है तो समझ लो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा 100%। कैसे? देखो उदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हमने एक मीथेन लिया है, CH4 मीथेन गैस, इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया तो ये अभिकर्मक है और ये अभिकर्मक आपस में मिलकर देखो ये उत्पाद बना रहे हैं। और उत्पाद में क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। और उत्पाद के साथ देखोगे तो ऊष्मा भी निकल रही है, और ऊष्मा निकल रही है तो 100% ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही होती है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्पाद के साथ देखो ऊष्मा निकल रही है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस खत्म। ठीक है, तो उदाहरण भी हमने बता दिया। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जस्ट उसका उल्टा होता है, उसमें ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा सोखेगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, जैसे ही नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया तो यहाँ पे NO बन रहा है, लेकिन माइनस ऊष्मा, मतलब ऊष्मा इसमें अवशोषित हो रही है, ऊष्मा इसमें खर्च हो रही है। तो जिसमें ऊष्मा खर्च होती है वहां पे माइनस लिखते हैं, इसमें ऊष्मा निकल रही थी इसलिए प्लस हमने लिखा है। तो देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी समझ में आ गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर एग्जाम में जाएगा नहीं, और ये प्रश्न 100% लिखित है कि आएंगे। अब बस आपको तैयार करना है। कितना सिंपल टॉपिक है, देख रहे हो? तो रटना नहीं है, समझना है। जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उसी प्रकार समझ के आपको एग्जाम में जाना है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना? नोट्स बनाते जाइएगा, एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए 20 रुपए वाली, ठीक है। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, और उसी को बस सुबह उठ के चाहे जब भी टाइम मिले आप लोगों को बस याद करके एग्जाम में पहुंच जाना है, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न क्लियर हो गया, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न 6 नंबर के लिए आता है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस प्रश्न को आने के लिए, ठीक है। एग्जाम में हमेशा बनता, कोई सा पेपर उठा के आप देख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सही समझाओ। 2019 में, 2020 में, 2022 में, अब आगे लिस्ट 2023 में भी ये जुड़ेगा, लिखित बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसको भी देखेंगे, उसका एक एक उदाहरण भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? सिंपल टॉपिक है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, मैग्नीशियम एक पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पदार्थ है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन एक नए पदार्थ बना दिया, मतलब 100% इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब ये एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। देखो, मैग्नीशियम अलग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अलग है, दोनों अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड बिल्कुल नया है, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल नया है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो, अब आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखोगे कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? तो पहला होता है संयोजन, ऐसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में संयोजन ना देखा संकलन अभिक्रिया पूछ लेता है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हूं आप लोगों के पास। संयोजन को ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? बहुत सिंपल टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आप लोगों का एक अलग, ऑक्सीजन आपका अलग पदार्थ, दो अभिकर्मक मिल रहे हैं, सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। देखो, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, मतलब दो अभिकर्मक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाए। कोई जरूर नहीं कि दो है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इधर आपका एक ही होना चाहिए। इधर 2 हो, 4 हो, 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाए, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, देखो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, सिर्फ एक उत्पाद बना दिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। अब देखो, संतुलित करके लिखा हूं, संतुलित करने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतना मैं आप लोगों को सुविधा दे रहा हूं, बस आपको याद करना है। आज समझा भी रहा हूं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट वाइज, बस आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। 95% मार्क्स लाना है इस बार, ठीक है। तो ये तो संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। चलो, दूसरा कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया, इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। चलो देखो, समझने की कोशिश करो।
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि दो या दो अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकर्मक टूटेगा और कई सारे उत्पाद बनाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक तो केवल एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखो फेरस सल्फेट है, सॉलिड के रूप में लिया है। जैसे इसको गर्म कर रहा हूं तो देखो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभाजित हो गया। मतलब एक अभिकर्मक अलग अलग उत्पादों में टूट गया, मतलब वियोजन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब उतार लो उदाहरण भी इसका। समझ में आया कि नहीं बताओ? संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है कि नहीं वियोजन अभिक्रिया? बिल्कुल है। चलो तीसरा होता है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत सिंपल टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को तो विस्थापित करेगा ही करेगा भाई, 100% करेगा, उसी को विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हमने एक्वस के फॉर्म में लिया, पानी में घुला हुआ, फिर हमने लोहा लिया सॉलिड के रूप में। अब कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया में लोहा से करा रहा हूं। अब देखो लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, जैसे भिड़ेगा ना तो कॉपर को कहेगा भैया तुम साइड में जाओ, और कॉपर को देखो कर दिया अलग, और अपना क्या किया कि लोहा जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया। तो देखो वही चीज तो बोला है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको देखो हटा दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। तो उसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर पढ़िए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार 5 बार 10 बार पढ़ो, याद हो गया? ठीक है, चलो अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ये लास्ट प्रकार है इसका। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब समझते हो, ऋण आयन धन आयन, आयनों का आदान प्रदान होकर जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझो, जैसे हमने लिया यहाँ पे सोडियम सल्फेट और इसकी अभिक्रिया हमने कराया बेरियम क्लोराइड से, बन क्या रहा है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब आप कहोगे कि सर आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? समझो, देखो आपका है Na2SO4, जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, Na+ में, और इधर का क्लोरीन माइनस में, तो इधर का Na+ में और क्लोरीन माइनस में, तो प्लस और माइनस मिलकर NaCl बना लिया। इधर SO4 माइनस में टूटता है, इधर बेरियम जो है प्लस में, तो बेरियम प्लस और SO4 माइनस मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिया। तो ये जो प्लस और माइनस टूट रहा है तो प्लस माइनस आयन ही तो है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ये सब अभिकारक हैं, अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से जो आपको उत्पाद बन रहा है, तो आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्लियर? ठीक है, चलो तो ये अब देखिए प्रश्न कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार आप लोगों को याद करना है, कंसेप्ट वाइज एकदम क्लियर हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब समझ रहे हो ना? विरंजक चूर्ण मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। उसका रासायनिक नाम बताओ, गुण बताओ, उपयोग लिखो। देखो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में भरमार लगा हुआ इन प्रश्नों का, और 2023 में भी जुटेगा यह प्रश्न। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण चाहे ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, जानते हैं। देखो सबसे पहले लिखोगे कि ब्लीचिंग पाउडर, उसको ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तथा अणु सूत्र होता है CaOCl2। याद रखना बहुविकल्पीय में प्रश्न आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और अणु सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अच्छा, बनाने की विधि कैसे बनता है भैया, उसको देख लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है बनाने की विधि इसका। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में घुला हुआ है, एक्वस के फॉर्म में लिया है। जैसे इसमें क्लोरीन गैस हमने अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया कराने पे तुरंत मिलेगा आपको CaOCl2 विरंजक चूर्ण और जल मिलेगा। हमें चाहिए क्या, विरंजक चूर्ण।
तो बनाने की विधि क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रट जाओ, दिमाग में याद कर लो और रिएक्शन लिख लो, ठीक है। अच्छा, उपयोग क्या है भैया, उपयोग भी तो देखना पड़ेगा इसका। देखते हैं धीरे धीरे सब। उपयोग देखो, उपयोग क्या है। वस्त्र उद्योग में करते हैं सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए। सूती एवं लिनन का कपड़ा जानते हो, तो सूती और लिनन का कपड़ा कितना व्हाइटनिंग आता है, एकदम सफेद आता है। तो भैया सफेद किस लिए होता है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के उसकी गंदगी को साफ किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा, लकड़ी की मज्जा मतलब जो लकड़ी के कागज बनते हैं, तो कागज देखते हो पूरे जैसे व्हाइट पेज है, तो व्हाइट पेज कैसे हुआ होगा, तो कागज की जो लॉन्ड्री लगी होती है, मज्जा होती है, उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण मिला के उसको साफ सफाई करते हैं। इसी तरह देखो, साफ कपड़ों के विरंजक चूर्ण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। लॉन्ड्री में जो बड़े बड़े कपड़ों की लॉन्ड्री होती है, जहाँ गंदे कपड़े होते हैं, तो गंदे कपड़े साफ कैसे होते हैं, उस वहां पे भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल शाइनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यह उपयोग था। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। चलो, यह प्रश्न अब जाके कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा की विधि, गुण, अणुसूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। अब खाने वाला सोडा की विधि बताओ कैसे बनता है, उसके गुण बताओ, अणुसूत्र बताओ, उपयोग बताओ। 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है। चलो देखो उत्तर कैसे समझेंगे इसका। देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा अणुसूत्र होता है NaHCO3। याद रखना, बहुविकल्पियों में दोनों प्रश्न आते हैं कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। एक और बात बताऊं, इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो कहीं कहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर कह देगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। कैसे बनता है वो देख लो। इसके निर्माण के लिए साधारण नमक चाहिए भैया हमें NaCl, जल चाहिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे अमोनिया से। और जैसे ही अमोनिया से कराएंगे तुरंत देखने को मिलेगा आपको बेकिंग सोडा। कैसे रिएक्शन देखो, हमने लिया NaCl नमक, हमने लिया अमोनिया, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया जल। जैसे ही आपस में अभिक्रिया कराया, दो चीज मिलकर बनेगा, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। में सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता है, देखो बन गया कि नहीं, बिल्कुल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना है, साधारण नमक से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से। इन तीन उपचारों की अभिक्रिया कराने से सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, ठीक है। चलो अब इसके भी तो उपयोग देखने पड़ेंगे भाई कि इसका उपयोग क्या होता है, बिल्कुल देखेंगे। देखो इसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर, एक केक देखते हो, केक, ठीक है, केक फूला हुआ होता है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खाना खाए हो, पकौड़ा खाते हो आदि, ठीक है, तो पकौड़ा वकौड़ा खाते हो, वहां पे भी हम लोग उसका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अब जाके यह प्रश्न क्या हुआ, पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हटाओ इसको, समझ में आ गया ना ये वाला प्रश्न, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो देख लो अगला प्रश्न, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और दो अनुप्रयोग भी लिखना है इसका। और यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के लिए आता है। किसके लिए, दीर्घ उत्तरीय के लिए आता है। चलिए जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है। अब ये क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहो या इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो, दोनों एक ही चीज होता है। सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सजाया गया है, ठीक है, और उसी श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे में देखो पूरा याद होना चाहिए, यही सक्रियता श्रेणी है, इतने ही तत्वों को आपको याद करना है। क्या है, मैं पढ़ता हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब देखो इसे अवरोही क्रम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ऊपर जो होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जैसे 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 नीचे बढ़ोगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उससे कम क्या है? सोडियम। उससे कम क्या है? कैल्शियम। उससे कम मैग्नीशियम। उससे कम एल्युमिनियम। ऐसा ही घटते जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, अगर मैं कहूंगा कि मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, तो मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होगा जो इसके ऊपर है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम। तो मैग्नीशियम से सबसे अधिक ये सब होंगे अभिक्रियाशील, लेकिन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील जो उसके नीचे होंगे। इसी तरह मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील अधिक घटती जाती है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इसका अनुप्रयोग भी पूछा है तो इसका अनुप्रयोग भी देखने वाले हैं, लेकिन आप लोग पहले इसको नोट करो, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अनुप्रयोग भी पूछा है कि इसका अनुप्रयोग क्या होगा, ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे। अनुप्रयोग भी दिखा देता हूं आप लोगों को, वो भी लिखना है ना, उसके नंबर मिलेंगे आपके। अनुप्रयोग में देखो दो चीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि इतना अरेंज किया गया है, उसकी सहायता से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन अभिक्रियाशील अधिक है, किसकी अभिक्रियाशील कम है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात कहा है। दूसरा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब देखो, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित वही करेगा जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, और अभिक्रियाशील तत्व यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे। कोई भी जब रिएक्शन होगा तो इन्हीं तत्वों का यूज होगा, इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार इससे हमें यह अनुप्रयोग देखने को मिलता है। तो दोनों अनुप्रयोग भी हमने बता दिया। अब जाके यह प्रश्न क्या हुआ पूर्ण रूप से कंप्लीट, ठीक है, नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है। देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कापर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम संगठक को उपयोग दीजिए। 13 में, 14 में, 16 में, 18 में प्रश्न आया। प्रश्न तैयार करना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। कितना सिंपल टॉपिक है। पहले देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और कापर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है, संगठन और उपयोग। देखते हैं पहले मिश्र धातु। देखो एक एक वर्ड समझते चलना, क्लियर हो जाएगा। देखो, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। कोई भी दो धातु है, अगर उसको आप मिला रहे हो, एक निश्चित फिक्स रेशियो में मिला रहे हो, तो ये परस्पर मिल जाती हैं, ठीक है। और एक समांग मिश्रण तैयार करते हैं। समांग में तो उसके रेशियो बराबर रहेंगे, ठीक है। ऐसे मिश्रण को ही हम बोलते हैं मिश्र धातु। देखो पहले यहां तक तो नोट कर लो कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अगर अनुपात में मिलाकर पिघलाओगे तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं, और ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहां तक तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा, यहां तक, ठीक है। इसके बाद की कहानी देखो, फिर लिखोगे, इन मिश्र धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मिश्र धातु के जो गुण होंगे उनके भौतिक गुण से बिल्कुल उसके गुण अलग होंगे। कैसे होंगे? एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे मिश्र धातु पीतल है। अब पीतल जिसमें 2 भाग तांबा है और 1 भाग जस्ता, मतलब 2 भाग तांबे और 1 भाग जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। लेकिन तांबा जो है जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। अगर आपको नरम मिश्र धातु प्राप्त करना है तो आप धीरे धीरे उसे गर्म करो, धीरे धीरे उसे ठंडा करो, तो जो मिश्र धातु प्राप्त होगा वो बिल्कुल नरम मिश्र धातु प्राप्त होगा। लेकिन यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके शीघ्रता ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर भंगुर हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि जल्दी से गर्म करें, जल्दी से ठंडा कर दें, तो उस समय जो मिश्र धातु प्राप्त होगा बिल्कुल आप लोगों का कठोर भंगुर प्राप्त होगा, ठीक है। उसे पीटोगे तुरंत टूट जाएगा। तो इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करके उनके गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए किसी भी धातु को अगर हमें चमक चाहिए तो उसके लिए किस किन कारकों पर निर्भर करेगा? वायु हुआ, जल हुआ, उनके चमक, रंग, मूल्य आदि को बदलकर हम लोग अधिक और उपयोग बना सकते हैं उसके, ठीक है। और यहाँ पे संगठक भी पूछा था हमसे ना, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, कुछ लाइन अभी बची हैं। संगठक भी हमसे पूछा था, उपयोग भी पूछा था, 2 पूछा था ना। तो हमने मिश्र धातु एक पीतल ले लिया है और एक जर्मन सिल्वर। देखो पीतल किससे मिलके बना है? कापर से और जिंक से। कापर 70% होता है और जिंक 30%, तब जाके आपका पीतल बनता है। और उपयोग
तार मशीनों के पुर्जे में किया जाता है। पीतल का तार देखते हैं ना, तार मशीनों के पुर्जे में किया जाता है। एक जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर में देखो कॉपर और जिंक और नियान से मिलकर बना होता है। कॉपर 50% होता है, जिंक यहाँ पे 35%, नियान 15%। इन तीनों से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन मूर्ति बनाने में। तो देखो दो मिश्र धातुओं को उदाहरण भी हमने बता दिया क्योंकि उसमें हमसे पूछा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो पहले देखो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और आगे लगेगा 2023 में। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाना है। सिंपल टॉपिक है समजातीय श्रेणी। कह रहा है कि कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। समझने की कोशिश करो। कार्बन यौगिकों का वह समूह, जो कार्बन यौगिक के समूह होते हैं जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं और उसके सदस्यों को हम समजात गण कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये सबके क्रियात्मक समूह एक जैसे होंगे। देखो मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। और ये याद करना है, बहुविकल्पी में पूछता है कि मेथेनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, ये सूत्र ही दे देगा आपको ऑप्शन बना के, तो याद रखना। तो ये सब क्या है? आपके समजातीय श्रेणी है। ठीक है, अब देखो समजातीय श्रेणी के सदस्यों को निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, लक्षण भी पूछा है ना, तो लक्षण देखेंगे क्या लक्षण है। देखो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने सूत्र देखो यहाँ पे सभी सूत्र प्रदर्शित किया है ना, तो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। दूसरी बात, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के जो अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत जो अगला सदस्य आएगा उसके अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या होता है? अंतर होता है। और प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के जो अणु भार में लगभग 14 म्यू का अंतर होता है। जो अगला सदस्य उसके सामने आएगा क्रमागत, उसके अणु भार में लगभग 14 म्यू का अंतर होता है। ठीक है, तो यह आप लोगों का था उसके लक्षण। ठीक है, अब जाके ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना मेरे प्यारा विद्यार्थियों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारों स्टार बना लो इस प्रश्न पे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछता ही पूछता है। ठीक है, देखो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है? देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान समझने की कोशिश करना। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे मेथेन की क्रिया अगर हम सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका मेथेन है, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसके चारों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, सब क्लोरीन के साथ अलग अलग हो जाएंगे। देखो CH4 प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है? CH3Cl बना रहा है। इसके हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, एक हाइड्रोजन बचा तो वो इसके साथ मिलकर क्लोरीन के साथ HCl बना लिया। तो 4 इसके जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो सभी विभाजित हो जाएंगे क्लोरीन के साथ। यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वाला प्रश्न तो 6 नंबर के लिए आता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो कि मेंडलीफ का आवर्तन नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय के लिए प्रश्न है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मेंडलीफ का आवर्तन नियम क्या कहता है। तो देखो मेंडलीफ का आवर्तन नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब ये चीज होता है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्वों पर नियमित अंतराल के बाद आते हैं। कह रहा है कि अगर तत्वों का समान
जो परमाणु भार वाले तत्वों को जैसे पहले हमने रख लिया, उसके बाद उसका परमाणु भार वाला अरेंज करके अगर उस प्रकार में रखूंगा तो उससे हम लोग समान गुण धर्म वाले तत्वों को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसका समझ सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सजाया था। ये तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी हुई है। इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता भी हमसे पूछा है, तो विशेषता में हम लोग लिखेंगे कि विशेषता इसकी क्या है। तो पहला विशेषता यह है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, मतलब जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उससे क्या लाभ होता है। तो पहला तो यह होता है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो जाती है। कैसे हो जाती है, अभी देखो, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया है। चूंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब ये चीज है कि मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी को इस प्रकार सजाया है, ठीक है, उससे हमें यह सुविधा हो जाता है कि क्योंकि परमाणु भारों के क्रम के अनुसार उन्होंने सजाया है, उससे हम लोग आसानी से परमाणु भार सबका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह हो गया कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा यह होता है कि तत्वों का सही परमाणु भार हम ज्ञात करने में सहायता होती है, कि तत्वों का सही परमाणु भार हमको निकल जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सन 1869 से पहले बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो 13.5 माना जाता था। 1869 की बात अगर हम बात करें तो पहले बेरिलियम का परमाणु भार कितना माना जाता था, 13.5 माना जाता था। लेकिन बेरिलियम के गुण जो हैं मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है, ठीक है। अतः मूल आवर्त सारणी में जो बेरिलियम है उसका द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम जो है द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए, और इस स्थिति में बेरिलियम का जो परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरान के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए, मेंडेलीव के अनुसार बताया जा रहा है। इससे मेंडेलीव ने निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो 13.5 नहीं है, तो क्या है भैया, बल्कि 9.4 है। और इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि बेरिलियम का जो परमाणु भार लगभग 9 है। देखो, जब तक आवर्त सारणी नहीं थी मेंडेलीव की, पहले 13.5 माना जाता था, लेकिन जैसे आवर्त सारणी उन्होंने बनाया, परमाणु भारों के अनुसार तत्वों को अरेंज किया, तो उनको एनालिसिस हुआ कि नहीं, 13.5 नहीं माना जा सकता है, उसका परमाणु भार 9.4 होगा। फिर उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, 9 होगा लगभग। इसी प्रकार मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी से कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता भी मिलती है। जैसे यहाँ पे मिल गया है, बहुत सारे परमाणु भारों की सहायता मिलती है इस प्रकार के उनके आवर्त सारणी से, ठीक है। तो यह प्रश्न था जो कि बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को नोट करना है, जितना हो सके 1 बार 2 बार 5 बार उतनी प्रैक्टिस करके इस प्रश्न को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है, ठीक है। प्रश्न में दिखा देता हूँ, यही प्रश्न था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21, 22 में, मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि कोई इसको मतलब फिक्स रहता है। ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों का फिक्स है, तो इसको याद ही करना आप लोगों को, ठीक है। कि निकट तथा दूरदृष्टि दोष क्या, दोष से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा समझाना है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। किरण आरेख द्वारा समझाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष देखेंगे, इसके बाद दूरदृष्टि दोष देखेंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, ठीक है। कह रहा है कि देखिए निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका कारण यह होता है कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होकर कहाँ जाता है, कम दूरी पे आ जाता है, ठीक है। और इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, मतलब किस कारण की वजह से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है वो देखने वाले हैं। तो देखो 2 ही कारण होता है, या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कंडीशन होता है तब भी आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा। या तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, मतलब नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, व्यास बढ़ जाएगा, तभी भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यही 2 कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष याद हुआ कि नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर
कहाँ जाता है, पास आ जाता है। बस यही चीज तो याद करना है। और दो कारण हो सकते हैं इसके, दोनों कारण हमने बता दिया। चित्र द्वारा समझाना, चित्र बना लेना। देखो ये आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। और ये वाला बता रहा है कि अगर यहाँ पे आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। और ये वाला यह है कि अगर आपकी आंखों में दोष है तो कौन सा लेंस लगाओगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अवतल लेंस। और अवतल लेंस जैसे ही लगाएंगे तो देखो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे प्रकाश किरणों को फैलाकर सीधे रेटिना पे बना देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को किरण आरेख द्वारा समझाना था, तो किरण आरेख यही आप लोगों को बना देना है, ठीक है। अब देखो इसका निवारण भी पूछा है कि निवारण कैसे करेंगे, तो चलो निवारण देख लेते हैं। तो वही चीज निवारण में कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बस आप लोगों को निवारण में लिख देना है। चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया। निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। अब देखो दूर दृष्टि दोष सेम वही टॉपिक आप लोगों का है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। वही चीज, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दो कारण हो सकते हैं इसके। पहला तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। तो नेत्र लेंस की अगर वक्रता कम हो जा रही है किसी आंख की और उसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है तब आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष पाया जाएगा। या तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या कर दिया, कम हो जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो जाती है मतलब कि नेत्र जो गोलक का व्यास होता है वो कम हो जाएगा, तभी भी आप लोगों का दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इन्हीं दोनों कारणों में से किसी एक कारण से दूरदृष्टि दोष होता है। इसका हम लोगों को चित्र बनाना है तो देखो दो ही चित्र बना लो। अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बटोरता है, ठीक है, इकट्ठा करता है। तो पहले यहाँ काट रहा था, इसके आगे जैसे ही उत्तल लेंस लगाओगे प्रकाश किरणों को बटोर कर रेटिना पे काट देगा, मतलब आपका निवारण हो गया। निवारण करने के लिए हमने क्या किया है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है, ठीक है। बस यही टॉपिक है। तो देखो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कि कितने बार पूछा गया था, ठीक है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लें। दोनों में से प्रश्न 100% लिखित है क्या आता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना बार इसको पढ़ के कितना अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, लेकिन आएगा तो 100%। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मतलब ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो समझिए पूरी साइंस ही नहीं पढ़ा है आपने। कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। देखो 13 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो ओम का नियम क्या है सबको मालूम है, हर एक बच्चे को मालूम होगा जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम, सत्यापन भी देखने वाले हैं क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ओम का नियम। देखो ओम का नियम कहते क्या है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कह रहा है कि अगर ताप को समान कर दिया जाए, ओम के नियम ये कहते हैं कि किसी भौतिक अवस्था जैसे ताप को समान कर दिया जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब धारा अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पे विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगा। कब? जब किसी धारावाही चालक में अगर ताप टेम्परेचर अगर समान किए हो तो ये इनका कहने का मतलब है। अब आगे देखो क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V है, उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर यहाँ पे समानुपाती होता है धारा के। वही तो बोले हैं विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, मतलब V समानुपाती होता है I के। अगर यहाँ हम बात करें V बराबर, अगर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के चिन्ह लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाता है, स्थिरांक गुणे I। ये स्थिरांक क्या होता है, तो इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जब हमको मालूम चल गया कि स्थिरांक प्रतिरोध है और प्रतिरोध कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो स्थिरांक की जगह R का वैल्यू रख देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक की जगह जहाँ से R रखोगे तो R गुणे I हो जाएगा, मतलब V बराबर आर आई बन जाएगा। यहां से अगर मैं R निकालूं तो R बराबर V बटे आई हो जाएगा, ठीक है, यहां तक। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे लिखेंगे उसमें कि
अतः यह नियम यह भी बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात होता है। तो यही चीज तो निकला। देखिए ये नियम ये बताता है कि किसी परिपथ का जो प्रतिरोध आर है वो विभवांतर और आई का अनुपात बताता है। तो देखिए बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल बता रहा है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा आती है। ठीक है। ओम का नियम उन्होंने ये बताया था कि जब भी एक विभवांतर है और एक धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा सीधी रेखा जाती है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है। देखो उसी के नीचे लिखोगे प्रतिरोध का मात्रक। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक। क्योंकि अभी हमने देखा क्या है कि आर बराबर जो था वो था वी अपान के आई, यही तो था। तो आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक बराबर वी मतलब विभवांतर का मात्रक अब बटे में धारा का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अब बटे में धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है। तो इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग ओम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओम से। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ओम के नियम का सत्यापन, क्योंकि सत्यापन भी पूछा था, अब इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन कैसे होगा? इस प्रयोग के लिए एक बैटरी चाहिए हमें, एक अमीटर चाहिए, एक कुंजी चाहिए, एक धारा नियंत्रक चाहिए, एक प्रतिरोध चाहिए, एक वोल्ट मीटर। ठीक है। चित्र देखिए, चित्र में देखो धारा नियंत्रक है, अमीटर है, एक प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर है, एक बैटरी हमने लगाया है, एक कुंजी लगाया है। ठीक है। इतना होना चाहिए। कह रहा है इसके अनुसार लगाते हैं प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई जो है अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्ट द्वारा मापते हैं। मतलब जो धारा नापना होगा तो धारा को तो हम लोग अमीटर से नापते हैं, और प्रतिरोध को अगर नापना होगा यहाँ पे, और विभवांतर को तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से। देखो यहाँ अगर विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, यहाँ धारा नापना है तो देखो अमीटर लगा दिया हमने। और यह चीज अभी हमने बताया था कि विभवांतर और धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा देखने को आपको मिलेगा। तो यह इसका सत्यापन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न ओम का नियम वाला, पूरा डिटेल में हमने लिखा है, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है। बस नोट्स बनाते जाओ और इसको याद करके जाना एग्जाम में, एक प्रश्न बाहर यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। पूछता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है। देखो 2014, 15, 16 में प्रश्न पूछा गया था। सिंपल है, बायो सेवर्ट का नियम उन्होंने ये बताया कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर जो धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है। मतलब बायो सेवर्ट ने किसी धारावाहिक चालक से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है उन्होंने प्राप्त किया है, और कहा है कि इन प्रयोगों के आधार पर जो धारावाहिक चालक के एक छोटे खंड जैसे डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई छोटा खंड डेल्टा एल है, उसके बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। अब क्या क्या निर्भर करता है देखो, उन्होंने बताया है पहला कि चालक खंड की जो लंबाई डेल्टा एल है उसके अनुक्रमणपाती होती है। पहला बात तो याद ये रखना है कि जो चालक खंड की लंबाई होती है वो डेल्टा एल के अनुक्रमणपाती होती है। ठीक है। जैसे मतलब बी जो है अनुक्रमणपाती होता है डेल्टा एल के, पहला नियम। दूसरा उन्होंने बताया कि जो चालक खंड में प्रवाहित धारा आई होता है वो अनुक्रमणपाती होता है। देखो बी जो है अनुक्रमणपाती होता है एल के। दूसरा तीसरा उन्होंने बताया कि जो चालक खंड में बिंदु की दूरी आर होती है ना, वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक खंड से बिंदु की दूरी जो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। ठीक है। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा उन्होंने बताया कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच की कोण की ज्या का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है। ये बायो सेवर्ट का नियम है, ये आप लोगों का थीटा है, ये त्रिज्या आर है, ये डेल्टा एल है, इसमें प्रवाहित जो एल लंबाई है तार की, ठीक है, जा रही है। इसी पे उन्होंने चार नियम दिया और चारों यहाँ पे हमने लिखा है। बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के, बी जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बी जो होता है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और बी जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, मतलब उसके बीच के जो कोण है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो यही चार नियम था। तो बायो सेवर्ट का नियम समझ में आ गया आप लोगों को, कितना सिंपल टॉपिक है, और इसको एकदम रट जाना है आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा 100%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो फैराडे का नियम, ये आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2014, 15, 16, 17 में नहीं, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है फैराडे का। पूछता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम भी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार बना लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, याद कर लेना किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए देखते हैं फैराडे का नियम क्या होता है। तो लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम हैं। दो नियम उन्होंने दिया, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। देखिए प्रथम नियम में उन्होंने ये बताया कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, जिसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर कोई चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, ठीक है, कोई बंद कुंडली है, उसमें से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं तो वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगी, और यह केवल उसी समय तक रहेगा जब तक चुंबकीय बल में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन रुक जाएगा तो यहाँ पे वह बल उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। उन्होंने ये बताया पहला नियम। और द्वितीय नियम उन्होंने यह कहा, द्वितीय नियम में, कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन के दर के अनुकरणपाती होता है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसका कुंडली में से होकर जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसके परिवर्तन के क्या होता है, अनुकरणपाती होता है। देखिए उसके संख्या के, तो ये द्वितीय नियम है। तो देखो प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो नियम उन्होंने फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम दिया था, दोनों नियम बता दिया। इसके बाद देखो इसका सूत्र स्थापित करते हैं कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान लेते हैं φ1 है, बहुत कम समयांतराल डेल्टा टी के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने φ1 माना, हमने कहा कि डेल्टा टी समय के लिए वहां पे चुंबकीय फ्लक्स का मान गुजर रहा है जो कि हमने माना है कि φ2। तो उस समय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की अगर दर निकालूंगा तो दर कैसे निकलेगा, φ2 - φ1 बटे में डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें, अगर ई निकालूंगा तो यह क्या हो जाएगा, अनुकरणपाती होगा डेल्टा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी के, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होगा, अनुकरणपाती होगा। तो इसको हमने अनुकरणपाती कर दिया, देखिए किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, ई के। इसलिए अगर यहाँ पे अनुकरणपाती चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। तो देखो ई बराबर के यहाँ पे नियतांक है, के एक नियतांक है। यदि के का वैल्यू अगर हम एक मान लेते हैं, सपोज दैट, तो एक मानेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट। तो ये सूत्र स्थापित हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखना। और वही चीज लिखा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर इसमें दिशा ज्ञात करनी होगी हमें, तो प्रेरित धारा की दिशा हम लोग किस नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि उसमें दाएं हाथ का नियम भी बताइए, तो आप हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत सिंपल टॉपिक है। कहता है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कोई भी चालक है, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओगे तो 100% प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर परिपथ बंद होगा तो इसमें विद्युत धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। जिसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात करते हैं। अगर उसकी दिशा ज्ञात करना होगा तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करेंगे। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है उसको नोट करो। देखो इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, देखिए ये वाला, ये चीज कह रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार लंबवत हम लोग फैलाएं, ठीक है, कि यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में संकेत करे, तो जो मध्य वाली अंगुली होगी वो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। जब भी हमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने होगा तो हम लोग दाएं हाथ को फैलाएंगे, और यहाँ पे जो बीच वाली अंगुली होगी ये वाली, ये हम लोग धारा की दिशा को प्रदर्शित कराएगी। इसी से हम लोग धारा की दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तर्जनी अंगुली तो चुंबकीय क्षेत्र को, ये अंगूठा जो है चालक की गति को डिनोट करता है, ठीक है, यही नियम है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखे हमने बताया, और ये भी बताया कि हम लोग प्रेरित विद्युत धारा जो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ से कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी हमने बता दिया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ये तो मतलब पेपर में बनना अनिवार्य ही है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि बताइए, विभक्त वलय का क्या महत्व है उसको बताइए। देख सकते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करके इस प्रश्न की जाना। विद्युत मोटर, सबसे पहले चित्र आप बनाइए। तो देखो चित्र में बना के लेके आया हूँ, चित्र दिख रहा है आप लोगों में, ये वाला चित्र है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। इसी चित्र पे सब कुछ डिस्कस होगा। यही आप लोगों का विद्युत मोटर का चित्र बना है, ठीक है। और हम लोग एक एक करके पहले विद्युत मोटर होता है क्या उसको जानेंगे। देखो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर मतलब जो पंखा चलता है, पंखा मोटर लगा होता है, उसमें हम लोग पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में हवा में परिवर्तन को क्या में हवा देता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर तो समझ में आ गया। देखो सिद्धांत इसका क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। जैसे वही कह रहा है कि कुंडली जैसे मोटर है, कुंडली को आपने रखा है और उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल काम करेगा कि नहीं। अब बल काम करेगा तो उस अक्ष पर वो धीरे धीरे घूमने लगेगा, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए अगर वो घूमने में स्वतंत्र है तो बिल्कुल घूमेगा, ठीक है। तो यह सिद्धांत है, क्लियर हो गया। देखो कार्य विधि इसका देखेंगे कि इसका कार्य विधि कैसे काम करता है। लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से हम लोग कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ए बी तथा सी डी क्या है, ये वाला, ये ए बी और ये आपका सी डी, इस पे बराबर दो बल कार्य करने लगते हैं, ठीक है। परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यह बल युग्म बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं, एक ए बी एक सी डी, जिसके कारण कुंडली जो होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में क्या होने लगती है, धीरे धीरे घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे जो विभक्त वलय भी क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है। विभक्त वलय, ये जो आप लोगों को वलय आपको दिखाई दे रहा है, विभक्त वलय भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में क्या करे, कार्य करे, मतलब एक ही दिशा में क्या करे, वो घूमता ही रहे, बस सिंपल। इसी तरह मोटर आप लोगों का, अरे वो जो आप लोगों का विद्युत मोटर होता है वो घूमता है इसी प्रकार, ठीक है। तो ये कार्य विधि आपको समझ में आ गया। और प्रश्न हमसे पूछा था कि विभक्त वलय का क्या महत्व है, तो हम लोग विभक्त वलय का क्या महत्व है वो भी देखने वाले हैं। देखो विभक्त वलय का महत्व, देखो विभक्त वलय का कार्य जो होता है ना, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है, वो दिशा को बदल देता है विभक्त वलय। जब कुंडली देखो आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों को ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है। जैसे आधा चक्कर ऐसे कुंडली आप लोगों की घूमेंगी तो ब्रूसों से उसका संपर्क समाप्त हो जाएगा, और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क क्या होता है, उसका जुड़ जाता है। और इसके फलस्वरूप कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, लगातार चलती रहे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, इतना ही आपको लिखना है। ये चित्र बना लेना और जो लिखवाया हूं उसको लिखना ना। कितनी हेडिंग लिखना है अभी बता देता हूं। देखो विद्युत मोटर, पहले विद्युत मोटर उतारोगे, इसका सिद्धांत उतारोगे, इसके बाद कार्य यहाँ पे विधि उतारोगे, इसका पूरा दिख रहा है, फिर आप उतारोगे विभक्त वलय का महत्व। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं दोनों में से तो प्रश्न आता है, या तो विद्युत मोटर दे दे या तो विद्युत जनित्र दे दे। देख रहे हो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, या तो विद्युत मोटर देगा या तो विद्युत जनित्र, लेकिन देगा 100%। तो देखो प्रश्न यह है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। नामांकित आरेख, तो इसका सिंपल होता है। देखो पहले मैं चित्र दिखा देता हूँ, ये चित्र पहले बना लो आप, ठीक है। ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चित्र आप इसको पहले बना लो। यही आप लोगों का विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब समझ रहे हो, जनरेटर, जनरेटर की बात हो रहा है, ठीक है, उसी को जनित्र कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत जनित्र होता क्या है। जनरेटर, जनरेटर देखिए ना, शादी विवाह में जो जनरेटर यूज किए जाते हैं उसी को तो जनित्र बोला जाता है।
और इसी को डायनेमो भी बोला जाता है। डायनेमो का सिद्धांत पूछेगा तो समझ लेना कि जनरेटर की बात हो रही है, विद्युत जनरेटर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो या डायनेमो पूछे या तो विद्युत जनरेटर, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो विद्युत जनरेटर या डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा, पहले हम लोग इसको हाथ से चालू करते हैं, तब तो जाके यह चालू होकर विद्युत ऊर्जा देता है, लाइट वगैरह जलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी मोटर हमने देखा, तो मोटर किस पे काम कर रहा था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। और यह विद्युत जनित्र है। और जनरेटर किस पे काम करता है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अब हम देखेंगे सिद्धांत देखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कह रहा है कि कोई बंद कुंडली है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से अगर घुमा रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स में जो गुजरने वाली रेखा होगी वो निरंतर परिवर्तित होती रहेगी, ठीक है। जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वाय परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जितना ज्यादा घुमाओगे, जितना यांत्रिक ऊर्जा उसमें खर्च होगा, यही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिद्धांत है। देखो सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से लिखा है, पूरा का पूरा दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक नोट कर लो, ये सिद्धांत है। अब कार्य विधि देखेंगे, कार्य कैसे करता है। तो इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आराम से एक एक पॉइंट इसका कार्य देखना है, ठीक है। बड़ा है इसका कार्य, ठीक है। कई स्टेप में इसके कार्य होते हैं। जैसे पहला चित्र में, अब चित्र देखो, यहाँ पे चित्र देख लो, ये चित्र है, ठीक है। चित्र में दिखाए अनुसार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। देखो कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, देखिए समांतर लगी हुई है कुंडली, ठीक है। इसके बाद अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा शून्य होगी। जिस समय समांतर लगी है कुंडली चुंबकीय, उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या धारा होगा उस समय शून्य होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त में घूमेगी तो समझ लीजिए उसमें से जो चुंबकीय बल रेखा होगी उसका मान निरंतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जैसे जैसे घूमेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती जाएगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात की जा सकती है। मतलब उसका अगर दिशा ज्ञात करना होगा तो हम लोग वहां पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। वाय परिपथ में इसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखा जाए तो इसकी दिशा कहाँ होती है? यक्ष से वाई की ओर। यक्ष से वाई का मतलब यहाँ चीज देखो, यक्ष से वाई की ओर दिशा होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का अधिकतम होती है। उस समय जो विद्युत वाहक बल होता है बहुत अधिकतम होता है और इस बीच 0 से 90 डिग्री घूमी होती है। कह रहा है कि जैसे वो भुजा ए बी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सी डी नीचे की तरफ बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा उस समय धारा का मान सबसे अधिक होगा और 0 से लेकर 90 डिग्री तक वो क्या होती है? घूम जाती है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट में लिखोगे कि कुंडली के और अधिक घूमने पर, कुंडली जैसे जैसे और घूमेगी, कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो कम हो जाता है। जैसे जैसे कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। तथा कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली जब क्षैतिज रेखा में आ जाती है मतलब सीडी के स्थान पर ए बी आ जाता है और ए बी के स्थान पर जैसे सीडी आ जाता है, इस तरह घूम के क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है और कुंडली इस बीच कितना 90 से लेकर 180 डिग्री तक क्या हो जाती है? घूम जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब फिर घुमाने लगोगे तो फिर उसका मान धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो वह दिशा जो दूसरी कंडीशन में थी उसकी तुलना में विपरीत दिशा में होगी तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाई की ओर प्रवाहित होगी
और कुंडली के जो ऊर्ध्वाधर भुजा होगी, ऊर्ध्वाधर भुजा CD ऊपर और AB कहाँ जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। और उस समय होने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत धारा अधिकतम होगा। और उस समय कुंडली जानते हैं कितना घूमी होती है, 180 से लेकर 270 डिग्री तक घूम जाती है। ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, यदि कुंडली को इसी प्रकार और घुमाया जाए तो जिससे कि वह दिशा पहला कंडीशन जो था उसकी स्थिति में हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक पूरा हमने इसका क्रिया विधि समझा दिया और ये इसका फिगर है विद्युत जनित्र का। ठीक है, नोट कर लो। अब जाके यह प्रश्न कंप्लीट हुआ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न सत्यापन के लिए आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न सत्यापन के लिए पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। देख रहे हो 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। पूछता है ना कि प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बताइए, और हमेशा आता है। ठीक है, एक श्रेणी क्रम आता है, एक समांतर क्रम में, तो दोनों देखने वाले। पहले हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे। देखो इसको थ्योरी होती है, लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप ये फिगर बनाओगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट करोगे, पूरा नोट हो जाएगा। पहले आप ये फिगर बनाओगे, यहाँ पे 3 प्रतिरोध देखो, R1, R2, R3, ये तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका वोल्टमीटर लगा हुआ है विभवांतर नापने के लिए, यहाँ पे आपका बैटरी लगा है 20 वोल्ट की, यहाँ पे एम्पियर लगा है धारा नापने के लिए, एक कुंजी हमने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप फिगर बनाओगे। इसके बाद जस्ट उसके नीचे तुम लिखोगे कि जब चित्रानुसार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को जोड़ने का मतलब जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है चित्र के अनुसार, तो प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तब इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देख लो ये प्रतिरोध का पहला सिरा है। ठीक है, तो पहला सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा है और दूसरे का जो अंतिम सिरा है वो तीसरे के पहले सिरा से जुड़ा है। अगर इस प्रकार जुड़ा होगा तो इसे ही हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर R1, R2, R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है उससे जोड़ा गया है। तो देख लो वही चीज तो बोला है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और एक सेल है जिसका पूरा टोटल विभवांतर V वोल्ट है, उससे यह तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद लिखोगे कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो V1, V2, V3 होगा। जैसे यहाँ प्रतिरोध R1 है, R2, R3, मान लेते हैं कि इसके प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V1 है, इन R2 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V2 मान लेते हैं, R3 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होता है तब अगर ओम के नियम से देखा जाए तो अगर इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो यह V क्या है, V1 और I। तो I तो देखिए जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा का मान बिल्कुल समान होता है। तो यहाँ पे तो विभवांतर V1 R1, V2 R2, V3 R3 है, मतलब कि विभवांतर अलग है, प्रतिरोध भी अलग है, लेकिन धारा समान होगी, धारा सब में समान होगी अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वही चीज है। तो इसमें अगर ओम का नियम लगाएंगे तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। इसमें भी ओम का नियम लगाएंगे तो वही V बराबर IR, लेकिन V यहाँ पे V2 है, I तो आपका सेम ही रहने वाला है, R यहाँ पे R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा। इसमें ओम का नियम लगाओगे तो V बराबर IR, लेकिन V क्या है यहाँ पे V3, I तो आपका समान ही रहेगा, R यहाँ पे R3। तो तीनों में हमने ओम का नियम लगाया तो 3 समीकरण मिला, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद नीचे लिखोगे कि चूंकि कुल विभवांतर V वोल्ट है, ठीक है, कुल विभवांतर V वोल्ट है तो जो पूरा विभवांतर होगा V1, V2, V3 के योग के बराबर होगा। अब ये कहना क्या चाहता है, देखो हम जानते हैं कि टोटल विभवांतर यहाँ V वोल्ट है, तो यही V वोल्ट तो यहाँ पे बटा हुआ है V1, V2, V3 में, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो इस V के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो वही चीज तो लिखा हुआ है कि चूंकि कुल विभवांतर V है तब यहाँ पे तीनों अगर विभवांतर को जोड़ूंगा तो V के बराबर होगा। इस समीकरण नंबर चौथा है। इसके बाद लिखोगे अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर V होने पर प्रतिरोध में मतलब परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। कह रहा है कि अब क्या है कि मैं एक ऐसा प्रतिरोध मानूंगा कि सिर्फ वो R प्रतिरोध होगा जो कि इन तीनों के बराबर काम करेगा, और उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो उस समय अगर ओम का नियम लगाऊंगा तो V बराबर क्या आ जाएगा IR।
क्योंकि प्रतिरोध वो सिंगल आर ही है तो वहां पर आर आएगा, आई आपका समान ही है, अब विभवांतर वी वोल्ट है तो वी बराबर आई आर। अब लिखोगे यहाँ पे समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवें के मान समीकरण चौथा में रखने पे, तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 3 और 5 का मान समीकरण 4 में रख दो। तो समीकरण 4 यहाँ पे है, देखो v क्या है v, तो v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे आई आर, तो v की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे आई आर। फिर आपका v1, तो v1 की जगह क्या लिखेंगे, तो v1 की जगह अभी हमने बताया है कि v1 की जगह हम लिखेंगे v1 का वैल्यू आई आर वन, तो यहाँ पे लिख देंगे आई आर वन प्लस v2, v2 की जगह हम लोग लिखेंगे आई आर टू, v2 का वैल्यू ये है, v2 का वैल्यू हमने लिख लिया। v3 की जगह लिखेंगे आई आर थ्री लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आई कॉमन ले लिया तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, आई से आई जैसे कैंसिल होगा तो यह बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आप लोगों का फॉर्मूला है, सिद्ध हो गया। ठीक है कि जब अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों प्रतिरोधों को अगर जोड़ दोगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यह स्थापित करने के लिए आता है, देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना। तो अब तक तो हमने देखा कि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे, अब हम लोग समांतर क्रम में देखेंगे कि इसी प्रतिरोध, यही तीन प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस समय यह फॉर्मूला कैसा बनेगा, अब उसको देखने वाले हैं। तो देखो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज कि अगर समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, कि अगर वही तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, देखो R1 R2 R3 तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, लेकिन एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में धारा समान था लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग अब हो जाती है। देखो इसमें I1 धारा बहेगी, इसमें I2 धारा बहेगी, इसमें I3 धारा बहेगी, ठीक है। और विभवांतर यहाँ पे V वोल्ट होगा, उसमें विभवांतर अलग था लेकिन इसमें विभवांतर समान रहेगा, उसमें धारा समान था इसमें धारा अलग होगा। तो पहले आप चित्र बनाओगे, जब ये प्रश्न आ जाएगा आपके एग्जाम में, 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था, पहले आप चित्र बनाओगे, ये चित्र अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ये चित्र बनाने के बाद फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे नीचे कि समांतर या पार्श्व क्रम, या तो समांतर क्रम को हो या तो पार्श्व क्रम को, दोनों बात एक ही होती है। तब समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजन चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार प्रतिरोधों को जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तब वो संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। देखो दो निश्चित बिंदुओं के बीच इस प्रतिरोधों को जोड़ा हूं तो उस कंडीशन में ये आपका पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर लिखोगे अगला पॉइंट कि यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान V है, मतलब कि सबके, इसके बीच, इसके बीच, इसके सबके बीचों के बीच जो विभवांतर होगा V होगा। इसमें भी V वोल्ट विभवांतर, इसमें भी V वोल्ट विभवांतर, इसमें भी V वोल्ट विभवांतर होता है। फिर लिखोगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है, तो वही तो चीज है, R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अगर हम टोटल धारा की बात करें कि सिर्फ अगर मैं I धारा निकालूं तो I धारा इन तीनों के योग के बराबर होगा, समीकरण नंबर पहला सबको मालूम है। तब ओम के नियम के लिए, तब ओम के नियम लगाएंगे, ठीक है। अब ओम का नियम अगर हम इसमें लगाएं पहला में, तो V बराबर क्या होता है आई आर, तो V बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा आई आर, तो I की जगह क्या लिखेंगे I1, R की जगह R1, तो यहां से अगर I1 निकालूं तो V बटे R1, समीकरण नंबर दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर R2 के लिए ओम का नियम लगाऊं तो R2 के लिए ओम का नियम क्या हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2। इसी तरह R3 के लिए क्या हो जाएगा I3 बटे V बटे R3। तो यहाँ समीकरण 4 तक निकल गया कि नहीं आप लोगों का, बिल्कुल। अब लिखोगे तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पे, और कोई मैं तुल्य प्रतिरोध मान लेता हूं क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है, तो ये तुल्य प्रतिरोध हमने आरपी मान लिया है जो कि तीनों प्रतिरोधों के बराबर काम करता है तुल्य प्रतिरोध। तो अगर इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो ये फिर चित्र बना लेना है, तो इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो V बराबर I, क्योंकि इसमें धारा कौन बह रही है I, और प्रतिरोध क्या है आरपी, आरपी मतलब तुल्य प्रतिरोध, P मतलब होता है पैरेलल, मतलब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो V बराबर आई आरपी हो जाएगा। तो यहां से अगर I के वैल्यू निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान आरपी, समीकरण नंबर 5वां, ठीक है। अब लिखोगे नीचे कि अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध आरपी कहलाता है। मतलब यही जो कंडीशन में बनाया हूं वही को लिखा हूं कि यहाँ पे एक हमने आरपी प्रतिरोध माना है समतुल्य प्रतिरोध, जो कि वहां पे तीन प्रतिरोध था ना, R1 R2 R3, उन तीनों के बराबर काम अकेला करेगा,
उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। अब करना क्या, बस लिखोगे इस समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां से पांचवां से आई वाला, ये तो फॉर्मूला सबको मालूम है, अभी हमने समीकरण देखा है कि आई जो होता है I1 + I2 I3 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर वैल्यू लिखूं आई का, अब देखो तो आई बराबर क्या होगा V/RP, तो आई का वैल्यू हमने क्या लिखा V/RP। I1 का वैल्यू अभी हमने देखा है कि I1 का वैल्यू कितना था V/R1, I2 का वैल्यू अभी हमने निकाला था V/R2, I3 का वैल्यू अभी हमने निकाला था V/R3। तो यहाँ पे यह कंडीशन होगा कि अगर V कॉमन इसमें ले लूंगा तो यहाँ तो बच जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो V से V जैसे कैंसिल करूंगा तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया RP। तो 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये आप लोगों का फॉर्मूला निकल गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब तीन प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी तरह बढ़ता जाएगा, जितना प्रतिरोध आप लगाते जाओगे आप इंक्लूड करते जाना। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया है दोनों, कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो इस प्रश्न की बात करें तो यह 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 21 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा, 21 में तो प्रमोशन हो गया था तभी पेपर में यह प्रश्न आया था। ठीक है, और 20 में यह प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं ओजोन होता है क्या है। ठीक है, पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। देखिए ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपरूप है और इसका जो एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणु सूत्र O3 होता है। जैसे देखो O2 जो है परावैंगनिक किरणें हैं। देखो O2 जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन अगर O2 के साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो वो ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो वही बोला है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। इसका जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और लिखोगे कि ओजोन जो है पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैंगनिक किरणों से क्या होती है, बचाती है। जो परावैंगनिक विकिरण आती है ओजोन परत उसको क्या करता है, बचाता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। और यह परावैंगनिक विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार यह परितंत्र को क्या करता है, नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना छोटा आंसर है, लिखोगे पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने पूरे के पूरे यहाँ पे फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट बता दिया, केमिस्ट्री का हमने बता रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, पहले उसको देख लो फिर इसके बाद देखो। अगला वीडियो कल फिर आएगा, वो बायोलॉजी का होगा, फिर इसके पूरे साइंस खत्म। इसके बाद साइंस में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर पूरा का पूरा आप लोगों को तैयार। याद करो, एग्जाम में जाओ, लिखो, नंबर अच्छे लेके आओ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।